हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू सनेद गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं मटेरियल अराउंड अस का वन शॉट। तो मटेरियल यानी कि कुछ भी ऐसी चीज जो हमें हमारे आसपास दिखाई देती है, जैसे कि बुक है, टेबल है, बॉटल है, क्लोथ्स है, यूटेंसिल्स है, टॉयज है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? ये सब के सब ऑब्जेक्ट है जो कि किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बने अराउंड अस। जैसे आपको क्या करना है, जहां पे भी आप बैठे हो, ठीक है, अपने आसपास कितनी सारी चीजें रखी होंगी, उन सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, उन सारी चीजों को आपको देखना है, ठीक है। फिर हम उनको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, on the basis of their color, on the basis of their size, on the basis of their texture, कि वो स्मूथ है कि रफ है, on the basis of their weight, कि वो heavy है कि light है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को इस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इन तीनों का मतलब। ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार हमको सारी चीजें दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसके आर पार आपको धुंधली धुंधली चीजें दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार आपको कुछ भी चीजें नजर नहीं आएंगी, दैट इज कॉल्ड ओपेक। ओपेक का एग्जांपल है हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू सनेद गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं मटेरियल अराउंड अस का वन शॉट, यानी कि विद इन 30 मिनट में हम इस पूरे चैप्टर को कर देंगे फिनिश। सो आई होप कि आप मेरे साथ बैठ रहे हैं कॉपी और पेन लेके, क्योंकि साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर एंड हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसका इंट्रो पता होना चाहिए, यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं एंड हमें क्या क्या आंसर मिल सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, एंड आई होप कि आपको सुनाई भी दे रही होगी, ठीक है। चलो कुछ मैं आपको और बता देती हूं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का हमने वन शॉट कर लिया है। आपको वो चैप्टर्स आई बटन पे मिल जाएंगे, प्लस अगर कुछ चैप्टर मैं आई बटन पे ना लगा पाऊं तो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में बात करते हैं कि भाई इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, किस किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। देखो, मटेरियल अराउंड अस के बारे में अगर हम बात करें तो मटेरियल यानी कि कुछ भी ऐसी चीज जो हमें हमारे आसपास दिखाई देती है, जैसे कि बुक है, टेबल है, बॉटल है, क्लोथ्स है, यूटेंसिल्स है, टॉयज है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? ये सब के सब ऑब्जेक्ट है जो कि किसी ना किसी मटेरियल से मिलके बने होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यूटेंसिल्स के बारे में तो वो एल्यूमिनियम से मिलके बना हो सकता है, कॉपर से मिलके बना हो सकता है, ठीक है। तो वो किसी मेटल से मिलके बना हुआ है। अगर हम टेबल की बात करें तो हो सकता है वो प्लास्टिक से मिलके बना होगा, हो सकता है वो वुड से मिलके बना होगा। तो जो प्लास्टिक है, जो वुड है, दैट इज कॉल्ड मटीरियल। जिससे मिलके सब्सटेंस बनता है बेटा, उसको हम कहते हैं मटीरियल, ठीक है। और जब सब्सटेंस बन जाता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इज मटीरियल? क्या होता है मटीरियल? क्या होता है मटीरियल? एनी सब्सटेंस यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती है दैट इज कॉल्ड मटीरियल, ठीक है। उसको हम मेटा मटीरियल कहते हैं। जैसे कि वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, क्लॉथ, क्ले, पेपर, सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ मटीरियल जो कि मेटल बनाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट बनाएगा, नॉट मेटल, ठीक है। ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ वन मटीरियल, हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही मटीरियल से मिलके बना हो, या फिर हो सकता है कि वो एक से ज्यादा मटीरियल से मिलके बना हो। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ही तो है। एक मटीरियल से भी मिलके बन सकता है, एक से ज्यादा मटीरियल से भी मिलके बन सकता है, ठीक है। बी मेड अप ऑफ मोर देन 2 और मोर मटीरियल, जैसे कि पेन है, तो पेन किससे मिलके बनता है? प्लास्टिक है, मेटल है, इंक है। तो पेन बनाने के लिए हमें ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, साइकिल है ना, आपको साइकिल बनानी है, तो साइकिल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? हाँ, साइकिल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? आपको उसमें रबड़ भी चाहिए, आपको प्लास्टिक चाहिए, आपको मेटल चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें चाहिए, तब जाके आपका एक ऑब्जेक्ट बन पाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो जो भी मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड मटेरियल, ठीक है। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट के बारे में, इन्हीं मटेरियल्स के बारे में हम इस खूबसूरत से चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब आपको क्या करना है, जहां पे भी आप बैठे हो, ठीक है, अपने आसपास
कितनी सारी चीजें रखी होंगी, उन सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, उन सारी चीजों को आपको देखना है, ठीक है। फिर हम उनको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, on the basis of their color, on the basis of their size, on the basis of their texture, कि वो smooth है कि rough है, on the basis of their weight, कि वो heavy है कि light है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, जो भी मटेरियल हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास देखो सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी हमारा मान लो स्फेरिकल है, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, क्यूबिक है, ये हमारा कोन है, और ये हमारा सिलेंडर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमने शेप की बेसिस पे आइडेंटिफाई किया। अब इनका कलर देख लो, एक पर्पल है, येलो है, ब्लू है, ठीक है, रेड है। तो ये सारे के सारे अगर हम कलर के बेसिस पे भी इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तीसरा, कौन सी चीज इसमें से भारी है, कौन सी चीज इसमें से हल्की है, हम ऐसे भी इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स जो आपको ऑब्जर्व करना है अपने आसपास और बताना है शेप के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, साइज, टेक्सचर, वेट एंड किस टाइप का वो मटेरियल है, ठीक है। ये चीजें आपको बतानी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हम यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखो, नोटबुक क्या है बेटा, क्या है नोटबुक, नोटबुक इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोटबुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब वो नोटबुक किससे मिलके बना हुआ है, तो वो नोटबुक बना हुआ है पेपर से मिलके, ठीक है। किससे मिलके बना हुआ है नोटबुक, पेपर से मिलके बना हुआ है। पेन एक ऑब्जेक्ट है, पेन किससे मिलके बना हुआ है, प्लास्टिक और मेटल से मिलके बना हुआ है। टेबल की बात कर तो टेबल एक ऑब्जेक्ट है, किससे मिलके बना है टेबल, वुड से यानी कि लकड़ी से मिलके टेबल बनाया गया है। बॉटल की अगर हम बात करें तो बॉटल इज एन ऑब्जेक्ट, एंड ये जो बॉटल है ये किससे मिलके बना है, या तो प्लास्टिक का बॉटल होता है हमारे पास, या तो ग्लास का बॉटल होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मटेरियल्स है। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही मटेरियल से हम एक बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। देखो, एक मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन देखो, मान लो कि हम वुड के बारे में बात करें, ठीक है, तो वुड से हम चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें और भी मटेरियल्स की हमको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल से बन जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ कितनी होनी है, ठीक है, उसका शेप कैसा होना है, उसका साइज कैसा होना है, इस पे भी मटेरियल्स डिपेंड करता है, ठीक। चलो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। अब हम इन मटेरियल्स को कैसे ग्रुप करेंगे, है ना। एंड सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या है कि भाई हम इनको ग्रुप क्यों करें, हमें क्यों करना है इनको अरेंज, हमारा इससे क्या फायदा होगा। क्योंकि हम अपनी चीजों को आसान करना चाहते हैं, इसी वजह से हम ग्रुपिंग करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे घरों में मान लो एक ही कमरे में खाने पीने की भी चीजें रखी हुई हैं, आपके कपड़े रखे हुए हैं, आपके जूते रखे हुए हैं, नहाने धोने का सबका सामान रखा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी चीज कहां पे रखी है, कैसे देखोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीजों को अरेंज करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। तो आप चीजों को कैसे अरेंज करोगे, कि आपको ये देखना है ना कि किचन की चीजें कहाँ है तो उसको जाके किचन में रखोगे, है ना। वॉशरूम की चीजें कहाँ है उसको जाके वॉशरूम में रखोगे। तो ये सारी क्लासिफिकेशंस हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपना काम आसान कर सके। अब आपको याद रहेगा ना कि जैसे आपसे कोई खाने पीने की चीज पूछेगा तो उसके लिए आपको बेडरूम में या फिर वॉशरूम में जाने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए कहाँ जाओगे, किचन में जाओगे, ठीक है। सो क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशंस में हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बेटा, ग्रुप करते हैं, है ना। उनको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, हो सकता है कि किस मेटल से मिलके बने हो, किस कलर का हो, किस शेप का हो, तो इसके बेसिस पे हम चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। So the process of arranging object or material into group based on the common properties, ठीक है, common properties पे based होता है। जैसे कि why do we group elements, why do we group material, ये already बता चुकी हूँ। क्यों, make study easy, है ना। help in comparison, हम compare आराम से कर सकते हैं। help in choosing the right material for use, जब भी हमको जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज हम आसानी से ले सकते हैं। and one object can be grouped in many ways,
एक ऑब्जेक्ट को हम बहुत सारे तरीकों से ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया था मैंने, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को बहुत सारे तरीकों से हम ग्रुप कर सकते हैं, भारी है, हल्का है, कलर कैसा है, शेप कैसा है, ठीक है, सॉफ्ट है कि टफ है, इन सारे पे हम अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा व्हाई डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड। तो डिफरेंट मटेरियल क्यों यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक में एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 पे बेस्ड है ये, ठीक है। सो मान लो कि आपको टम्बलर बनाना है, आपको एक ग्लास बनाना है, ठीक है। अब आप किस चीज का ग्लास बनाओगे, अब आप किस चीज का ग्लास बनाओगे, तो देखो किसी भी चीज को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका यूज क्या है। ग्लास का यूज क्या है बेटा, आप उसमें लिक्विड चीजें रखते हैं, आप उसमें पानी रखेंगे, आप उसमें जूस रखेंगे, है ना। तो कोई भी लिक्विड चीज आप ग्लास में रखेंगे तो उसका जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, जो लीक ना करे, है ना, जो लीक ना करे। आप उसमें देखो हॉट वाटर रख सकते हो, ठीक है, ठंडा पानी रख सकते हो, गर्म पानी रख सकते हो, बट वो लीक नहीं होना चाहिए, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो लिक्विड को क्या कर सके, वो लिक्विड को होल्ड कर सके, है ना। तो ऐसा मटेरियल हम यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है, कैसा मटेरियल चूज करेंगे, ऐसा मटेरियल हम चूज करेंगे जो इन सारी प्रॉपर्टीज का ध्यान दे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि हम नॉर्मल पेपर से ग्लास बना देंगे, तो क्या होगा, जैसे उसके अंदर पानी डालेंगे वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस मटेरियल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सोचो कपड़े से आप ग्लास बना रहे हो, अगर आप कपड़े से ग्लास बनाओगे तो पूरा का पूरा पानी तो लीक हो जाएगा, या फिर अगर आप उसमें जूस पी रहे हैं तो पूरा का पूरा जूस लीक हो जाएगा। तो कपड़े का ग्लास बेनिफिशियल है कहीं से, कहीं से भी नहीं है। तो किसी भी मटेरियल को बनाने से पहले, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले उसमें किस टाइप का मटेरियल लगना है ये आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार वो ऑब्जेक्ट किस यूज में आना है, ठीक है। सो टम्बलर बनाना है, ये सारी चीजें हैं, हमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो आप ग्लास ले सकते हो, कांच का ग्लास है, स्टील का ग्लास है, प्लास्टिक का ग्लास है, ये सारी चीजें ले सकते हैं। बट इसमें अगर जो आपने क्लॉथ और पेपर का इस्तेमाल किया सो दैट इज अनसूटेबल, ठीक है, ये पानी रखने लायक नहीं बनेगा फिर। सो मटेरियल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। हम मटेरियल किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, तो हम मटेरियल इस बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि जो भी चीजें हम बनाने जा रहे हैं आखिरकार उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी एंड उसको हम कहां पे यूज करेंगे, किस चीज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं एंड इसीलिए अलग अलग मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो बहुत सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है ना, कि शाइनी है कि नहीं है, मेटल से मिलके बना है कि नॉन मेटल से मिलके बना है, ऑब्जेक्ट हार्ड है कि ये मटेरियल हार्ड है कि सॉफ्ट है ना। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पे मटेरियल डिपेंड करता है, ये सारी की सारी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस की बेस पे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करेंगे। अपीयरेंस यानी कि कौन सी चीजें लस्ट्रस है एंड कौन सी चीजें नॉन लस्ट्रस है। लस्ट्रस मतलब होता है शाइनी, नॉन लस्ट्रस मतलब होता है कि नहीं चमक रहा है, यानी कि वो चीज शाइनी नहीं है, ठीक। सो यहाँ पे हमारे पास है शाइनी मटेरियल्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं। जनरली मेटल्स के बारे में हम बात करते हैं, हमारी नई नई जो प्लेट होती है, नई नई जो चम्मचें होती हैं, है ना, ग्लास है, कटोरी है, वो कितनी ज्यादा चमकती है ना, वो कितनी ज्यादा शाइन करती है, क्यों, क्योंकि वो इन मेटल से मिलके बनती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नॉन मेटल से मिलके बनाया गया है तो वो चीज नहीं चमकेंगी, ठीक है। जैसे कि वुड है, पेपर है, रबड़ है, चौक है, ये सारे के सारे किससे मिलके बनाए गए हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल से, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस है जो चमकता नहीं है, जिसके पास चमक नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन लस्ट्रस, जो ना चमकेगा, ठीक है। सो सम मटेरियल्स लुक शाइनी ड्यू टू द पॉलिशिंग और कोटिंग बट दे मे नॉट बी मेटल। अब देखो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, बट अगर हमें चाहिए कि भाई ये मेटल नहीं है बट ये चमकना चाहिए, ठीक है, तो हम उसके ऊपर पॉलिशिंग कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ऐसा पेंट कर सकते हैं जिससे वो हमें चमकदार लगे, ठीक है। तो ये चीजें भी हो सकती हैं, राइट। तो एक तो हमने देखा शाइनी यानी कि लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस के बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट को यानी कि मटेरियल को क्लासिफाई किया, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है।
अब हम मटेरियल को उनके हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे. सो हार्ड मटेरियल डिफिकल्ट टू स्क्रैच और कंप्रेस. हार्ड मटेरियल को स्क्रैच करना, उसको कंप्रेस करना बेहद डिफिकल्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल जैसे स्टोन है, आयरन है, ग्लास है, उसको हम ऐसे क्रश तो नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है. ठीक है, वहीं अगर हम सॉफ्ट मटेरियल के बारे में बात करें तो वो इजीली स्क्रैच हो जाएगा, इजीली कंप्रेस हो जाएगा, जैसे कि स्पॉन्ज है, कॉटन है, रबड़ है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल. तो हम मटेरियल को और कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि मटेरियल जो है हमारे पास वो सॉफ्ट मटेरियल है या फिर हार्ड मटेरियल है. ठीक, हार्डनेस इज रिलेटिव. रबड़ इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये रिलेटिव है. रिलेटिव का मतलब होता है जहां पे हम कंपैरिजन करें. जैसे कि मान लो आप और आपका फ्रेंड है, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों टॉपर हो या फिर दोनों के दोनों बहुत पुअर स्टूडेंट हो, बट ऐसा हो सकता है कि कभी किसी के ज्यादा नंबर आ जाते, कभी किसी के कम नंबर आ जाते. तो आप अच्छा और बुरा कैसे कंपेयर करते हो? अपने दोनों के नंबर को कंपेयर कर लिया. मान लो आपका 30 नंबर का टेस्ट था, आपके आगे 25, आपके फ्रेंड के आगे 28. तो हो तो आप दोनों ही पढ़ाई में अच्छे, है ना, लेकिन यहाँ पे भी आपने किस बेसिस पे कंपैरिजन कर लिया? नंबर के बेसिस पे कंपैरिजन कर लिया, है ना. तो जहां पे हम कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. ठीक है, वो आपके वो पड़ोसी बोल रही हूँ, आपके रिलेटिव वाले रिलेटिव नहीं है वो. ठीक है, यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. ठीक है, सो हार्डनेस इज रिलेटिव. रबड़ इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन दी आयरन. तो इस तरीके से हमने रिलेट किया. तो वो सारे के सारे बहुत सॉफ्ट है ना. अब मुंह में पानी आ जाएगा, तो खाने पीने वाली चीज है, तो आएगा, ऑफ कोर्स पानी आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ है पत्थर. अब पत्थर को देखो कुछ नहीं होगा. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट है ना, ओपेक. ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को इस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक है. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इन तीनों का मतलब. ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार हमको सारी चीजें दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसके आर पार आपको धुंधली धुंधली चीजें दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार आपको कुछ भी चीजें नजर नहीं आएंगी, दैट इज कॉल्ड ओपेक. ओपेक का एग्जांपल है जैसे कि दीवार, है ना, और मेरे पास यहाँ पे माउस पैड है. तो देखो इसके पीछे मैंने ऐसे कर दिया, इसके पीछे मैं कुछ भी कर लूं, है ना, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि ये जो है ये कैसा है? ओपेक है ना. लेकिन वहीं इसकी जगह में सेलोफेन पेपर ले लेती, है ना, कोई प्लास्टिक का पेपर ले लेती, तो प्लास्टिक की शीट ले लेती, तो उसके पीछे मैं कुछ भी करूंगी तो आपको दिखाई देगा, दैट इज ट्रांसपेरेंट. जो बटर पेपर होते हैं उसके पीछे आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं. कौन कौन सी चीजें हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट पे यू कैन सी क्लियरली, एग्जाम्पल है ग्लास, वाटर एंड एयर. ठीक है, ट्रांसलूसेंट के बारे में बात करें तो कैन सी पार्शियली, यानी कि आपको आधा अधूरा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल, है ना. एग्जाम्पल है बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, आधा आधा हल्का हल्का दिखाई देगा, मतलब समझ आएगा कि क्या है, बट नॉट एग्जैक्टली. ओपेक के बारे में बात करें तो आप इसके आर पार देख ही नहीं पाओगे. ठीक है, एग्जाम्पल है वुड, मेटल एंड कार्डबोर्ड. So this property help in choosing material for window, door and containers etc. तो देखो जो हमारे घर के डोर्स वगैरह होते हैं वो ओपेक होते हैं, जबकि जो विंडोज में हम कांच लगाते हैं दैट इज ट्रांसपेरेंट, या फिर कभी कभी हम ट्रांसलूसेंट ग्लासेस भी लगवाते हैं, है ना. चलो, नाउ सॉल्युबिलिटी इन वाटर्स. तो सबसे पहले आप सॉल्युबिलिटी का मतलब समझो, है ना. सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर कितना ज्यादा घुल रहा है, कितना ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी. ठीक है, जैसे कि मैंने एक ग्लास पानी ले लिया और उस एक ग्लास पानी के अंदर मैंने भर के चीनी डाल दी, है ना. तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जब 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 मैं उसके अंदर चीनी डालूंगी वो तब तब डिसॉल्व हो जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब पानी की कैपेसिटी जो है टू डिसॉल्व शुगर वो खत्म हो जाएगी, है ना. तो जितना उसने डिसॉल्व कर लिया दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी. ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. ठीक है,
सो यहाँ पे क्या है, सॉल्युबल मटेरियल डिसॉल्व इन वाटर, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, पानी के अंदर आराम से डिसॉल्व हो जाता है। एंड इनसॉल्युबल मटेरियल का क्या मतलब है, जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। फॉर एग्जांपल सैंड है, चॉक पाउडर है, सॉडस्ट है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन सॉल्युबल मटेरियल। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम नॉन सॉल्युबल मटेरियल कहते हैं। ठीक, वाटर डिसॉल्व मेनी सब्सटेंसेस, ठीक है, इसीलिए हम वाटर को ना क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम चीजें अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है ना। एंड मेनी सब्सटेंसेस एंड इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो ये हमारे लिए लाइफ भी है, हमारी जिंदगी भी है ना। तो पानी पियो, जितना हो सके उतना पानी पियो, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज हेवी और लाइट। तो अब हम ऑब्जेक्ट को हेवी और लाइट के बेसिस पे भी कैटेगराइज करेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा भारी भरकम होते हैं, है ना। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट वेट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्कूल बैग भारी भरकम है, क्यों, क्योंकि हम तो सारे सब्जेक्ट लेके जाएंगे, है ना, स्कूल्स में, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा हैवी वेट हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स में भी हैवी और लाइट, ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैवी भी होते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा लाइट भी होते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मास। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम मास कहते हैं। व्हाट इज मास, एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के पास कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मास बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मास, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड इसको हम कैसे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग बैलेंस, वेइंग बैलेंस की हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं। एंड द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, मास की यूनिट क्या हो जाती है बेटा, या तो ग्राम में हम उसको मेजर कर सकते हैं या तो हम उसको किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच ऑब्जेक्ट इज हेवी एंड विच ऑब्जेक्ट इज लाइट। ओके, नाउ हेवी ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा हेवी ऑब्जेक्ट होगा कैसे पता करेंगे, उसके पास उतना ज्यादा मास होगा, है ना, और लाइटर ऑब्जेक्ट के पास कम मास होगा। ठीक है, हेवियर ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मास होगा और लाइटर ऑब्जेक्ट के पास कम मास होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरीके से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ स्पेस एंड वॉल्यूम के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, स्पेस एंड वॉल्यूम, तो क्या है यहाँ पे स्पेस एंड वॉल्यूम। मेरे पास अगर एक ग्लास है, ठीक है, तो उस ग्लास के अंदर मैं कितना पानी होल्ड कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट ग्लास। ठीक है, उसको हम उसकी कैपेसिटी कहते हैं, उसको हम उसकी वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वही उसका स्पेस हो जाएगा। सो एवरीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, आप भी जहां पे खड़े हो, जहां पे बैठे हो, आपने भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो जितने भी मैटर होते हैं सबके सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और जितना आप स्पेस ऑक्यूपाई करोगे ना, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, या तो आप लीटर बोल दो या तो आप मिलीलीटर बोल दो, है ना। तो ग्लास भर के तो लीटर भर पानी तो नहीं आएगा, है ना, मिलीलीटर में आएगा। लेकिन इस टंकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि 500 लीटर पानी आ जाए, 1000 लीटर पानी आ जाए। ठीक, तो जितना ज्यादा बड़ा कंटेनर होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, जितना स्मॉल कंटेनर होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा उसका वॉल्यूम बेटा, उतना ज्यादा कम हो जाएगा। क्लियर, तो स्पेस और वॉल्यूम समझ में आया, राइट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मैटर। अभी बताया था कि भाई मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर, एयर, स्टोन, वुड, मिल्क, ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, मैटर होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं, है ना। आपकी बुक में ना एक क्वेश्चन भी था कि जब आप शॉप्स पे जाते हो, है ना, तो शॉपकीपर क्या करते हैं, सामने ना बहुत सारी डब्बियां सजा के रख देंगे एंड वो सारी की सारी जो डब्बियां होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। किसी में कैंडीज होंगी, किसी में चॉकलेट्स होंगे, है ना, टॉफीज वगैरह होंगे। तो वो आपको बताते हैं भाई कि खरीद लो इनको, है ना, खर्चा करवा लो अपनी मम्मी का। ठीक है, तो वो उनकी ना टेक्निक होती है
कि वो अपना सामान जो है वो सेल कर सके, ठीक। सो एयर इज ऑल्सो एन मेटल बिकॉज इट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हमारे आसपास जो एयर है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? मैटर का एग्जाम्पल है, क्योंकि एयर के पास भी मास होता है एंड एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। यस मैम, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। एंड अब हम क्या करें, अब पूरे चैप्टर को मैं समराइज कर देती हूँ एंड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। मेक श्योर कि आपने नोट्स बनाए होंगे, है ना, वरना पिटाई हो जाएगी। नोट्स बना लो चुपचाप से, ठीक। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल क्या होता है भाई, जिससे ऑब्जेक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, है ना। क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। ट्रांसपेरेंट में हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं। ओपेक में कैन नॉट सी, ठीक है। सॉल्युबल में चीजें जो है पूरी तरीके से सॉल्युबलाइज हो जाती हैं। इनसॉल्युबल में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्वेंट में जाने के बाद। मास की बात करें तो कितना मैटर प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट के पास, दैट इज कॉल्ड मास, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है कि कितना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। एंड मैटर एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना मास, क्या मास है ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे मैटर कहलाएंगे, ठीक है। अब समझ गए ना कौन सा मैटर है यहाँ पे, ठीक है। अब मत करना कमेंट में, ठीक। चलो यहाँ पे हमने सारी की सारी चीजें कर ली है कवर, और इसी के साथ हमारा ये खूबसूरत सा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो देखना ही है आपको पूरा एंड तक, एंड बाकी के चैप्टर्स की भी वन शॉट को आपको गो थ्रू करना है एक बार, एंड नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओ, ओके। सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वन शॉट में। अब हम मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी पढ़ाई करो, मौज मस्ती भी जरूरी है, लेकिन आपको एक काम करना है। पता है आपको क्या काम करना है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। अब मैं ये गारंटी नहीं ले रही हूँ, है ना, कि सारे बच्चे बोलेंगे कि यस मैम हमको लेक्चर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो सकता है कि आपको लेक्चर में कुछ कमी लगी हो, है ना, कुछ मिसिंग पार्ट लगा हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सिर्फ ये नहीं बोला मैम लेक्चर गंदा था, बताना है कि क्यों गंदा था भाई, पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सके एंड आप तक एक बढ़िया कंटेंट पहुंचा सके, ठीक है। बाकी ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नोट्स बनाओ, पूरा लेक्चर को देखो। थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए, बाय बाय।